प्यारे बच्चों, डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के पाठ को शुरू करने से पहले हम आनंदम की माइंडफुलनेस की एक्टिविटी को करेंगे। तो सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आराम पूर्वक बैठकर मेरे साथ इस क्रिया को शुरू करेंगे। चलिए, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे और सभी बच्चे केवल और केवल अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब सभी बच्चे हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। तो बच्चों, यह एक्टिविटी आपको हमने आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए कराई जाती है। चलिए, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पाठ है वो है चैप्टर 5, कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। बच्चों, आप लोगों को यदि भूख लगती है या एनर्जी की जरूरत होती है तो आप सभी क्या करते हैं? आप अपनी मम्मी के पास जाते हैं या फिर आप रसोई घर की तरफ जाएंगे और वहां पर यदि कुछ खाने की वस्तु रखी होगी तो आप उसका सेवन करते हैं, आप या फिर आप अपनी मम्मी को बोलते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों, ये जो यहाँ पर वस्तुएं बनी हुई हैं, यदि इन्हें चलाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, आपने आज के पाठ में हम यही जानेंगे कि हम इन वाहनों को चलाने के लिए या घर में खाना पकाने के लिए किस चीजों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आज हम लेसन 5 कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 अक्षय प्राकृतिक संसाधन, नंबर 3 समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, नंबर 4 कोयला, नंबर 5 पेट्रोलियम, नंबर 6 प्राकृतिक गैस और नंबर 7 सीमित प्राकृतिक संसाधन, जिनके विषय में आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, वह पदार्थ जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य, वायु, जल आदि, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं और जो हमारे जीवन यापन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। नंबर 2 अक्षय प्राकृतिक संसाधन, वह संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में है, जैसे सूर्य की रोशनी, वायु। अक्षय, बेटा अक्षय से आप बच्चों क्या समझते हैं? अक्षय जो कभी समाप्त ना होने वाला। तो वह प्राकृतिक संसाधन जो असीमित मात्रा में हमारे प्रकृति के अंदर है, जो समाप्त नहीं हो सकते, उन्हें हम कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जिसमें सूर्य की रोशनी और वायु आती है। बच्चों, अगला है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, वह पदार्थ जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, उन्हें हम समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ये सभी जो हैं एक लिमिट मात्रा में हमारे पास हैं और इनको अगर हम अत्यधिक यूज़ करेंगे तो यह इनका समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। नंबर 2 जीवाश्मी ईंधन, कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, उन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सभी हमारे पास एक लिमिट मात्रा में उपलब्ध हैं और यदि इनका उपयोग ज़रूरत से अधिक हम करेंगे तो यह समाप्त हो जाएगा। बच्चों, अब हम कोयले के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा, खाना बनाने के लिए अक्सर घरों में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। पहले समय में रेल इंजनों को चलाने के लिए भी कोयले का प्रयोग किया जाता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयला पत्थर जैसा कठोर और काला होता है। लाखों वर्षों पहले उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे।
बच्चों, यह वन प्राकृतिक आपदाओं के कारण मिट्टी के नीचे दबते चले गए। धीरे धीरे इनके ऊपर मिट्टी जमा होती चली गई और यह मिट्टी में दबते और गहरे दबते चले गए। जैसे जैसे ये नीचे दबते गए, इन पर इनका ताप और इन पर दाब बढ़ता चला गया। पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे इस उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पतियों के धीरे धीरे कोयले में बदलने को कार्बनीकरण कहते हैं। यह एक जीवाश्मी ईंधन है क्योंकि यह वन्य जीवों और पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि कोयले को जलाने पर एक काले रंग का धुआं प्राप्त होता है। तो कोयले को जब वायु में गर्म करते हैं या जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जिनके विषय में हम अब आगे पढ़ेंगे, उन्हें जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस आदि। तो बच्चों, अब हम उन कोयले से प्राप्त होने वाले उत्पादों के बारे में जानेंगे, जिसमें नंबर 1 कोक। यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का शुद्ध रूप है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि धातुएं जो हैं वह अशुद्ध रूप में पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती हैं, तो उनके शुद्धिकरण के लिए कोक का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। आपने बच्चों देखा होगा, जब सड़कें बनती हैं तो एक ड्रम वहाँ साइड में रखे होते हैं जो बजरी के साथ उसमें सड़क निर्माण में मिलाया जाता है। काले रंग का एक गाढ़ा सा द्रव होता है जिसे हम कोलतार कहते हैं। नंबर 3 कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते वक्त कोयला गैस प्राप्त होती है। जब कोयले से कोक बनाया जाता है तो उस समय इस अभिक्रिया में जो गैस निकलती है उसे कोयला गैस कहा जाता है। इसका उपयोग बच्चों घर तथा औद्योगिक स्तर पर ईंधन के रूप में किया जाता है। बच्चों, अभी आपने कोयले के बारे में पढ़ा। अब देखिए, जैसा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। बच्चों आपने देखा होगा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि चलाने के लिए हम लोग उसमें क्या डलवाते हैं? उसमें एक तरल पदार्थ, लिक्विड जो पदार्थ है वो डलता है, जिसे हम पेट्रोल कहते हैं। ईंधन के रूप में छोटे वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। बड़े वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, भारी जो वाहन होते हैं या बड़ी जो कुछ गाड़ियां भी ऐसी होती हैं, कुछ कारें भी ऐसी होती हैं जिन्हें चलाने के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है। ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। ये सभी ईंधन जो हैं हमें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा यानी चट्टान एवं ओलियम यानी तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे चट्टानों के बीच से निकाले जाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मर गए, इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत मिट्टी की इन पर तह लग गई, यानी कि ये रेत और मिट्टी के नीचे दब गए। लाखों वर्षों तक वायु की अनुपस्थिति में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के नीचे यह दबकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैसेस में चेंज होते चले गए। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इस चित्र में आपको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार के बारे में दिखाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि तेल और गैस जल के ऊपर हैं। आप सभी जानते हैं कि तेल और गैस जल से हल्के होने के कारण जल के ऊपर रहते हैं और जल भारी होने के कारण नीचे रहता है। कि तेल और गैस जल में
मिश्रित नहीं होते, यह जल में नहीं घुलते और हल्के होने की वजह से यह जल के ऊपर रहते हैं। अगला है बच्चों हमारा पेट्रोलियम का परिष्करण। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है, यानी कि इन सब के द्वारा मिलकर बना होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यानी कि ये जो पेट्रोलियम के विभिन्न हमने अभी संघटक पढ़े, इनको अलग अलग करने का जो प्रोसेस है उसे हम परिष्करण कहते हैं। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। बच्चों, पेट्रोलियम के संघटक नंबर 1 द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, जो आप लोगों ने देखा होगा। जो गैस हमारे यहाँ प्रयोग होती है वह द्रव रूप में होती है, जिसे हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। नंबर 2 पेट्रोल। पेट्रोल का आप सभी जानते हैं कि मोटर ईंधन है। मोटर वाहनों को चलाने में प्रयोग किया जाता है। जितने भी आपके घर में स्कूटर, बाइक, कार आदि जो वाहन होते हैं उनको चलाने में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ड्राई क्लीन यानी शुष्क धुलाई के लिए भी विलायक के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 मिट्टी का तेल। वैसे तो अब मिट्टी के तेल का प्रयोग कम हो गया है, क्योंकि इसकी खपत के वजह से इसका जो यह सीमित संसाधन है, इसलिए यह अब कम होने की वजह से मिट्टी का तेल का प्रयोग अब कम हो गया है। पहले घरों में स्टोव वगैरह चलाने में, लैंप आदि जलाने में मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता था और जेट वायुयान के लिए भी ईंधन के रूप में मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता था। परंतु क्योंकि मिट्टी के तेल जो है वो सीमित संसाधन है, अब उतना प्रकृति के अंदर नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग अब कम हो गया है। नंबर 4 डीजल। डीजल के बारे में जैसे अभी हमने बच्चों पढ़ा कि जो जितने भारी वाहन होते हैं जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, बड़ी गाड़ियां आदि, वो उन सभी में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग होता है। और विद्युत जनित यंत्रों में भी ईंधन का प्रयोग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब बिजली चली जाती है तो जो बड़े जनरेटर होते हैं या आप ट्रैक्टर वगैरह जो आप खेत में यूज़ करते हैं, उसमें भी जो वहाँ ईंधन के रूप में जो है वो डीजल का प्रयोग होता है। नंबर 5 स्नेहक तेल, जिसका प्रयोग स्नेहन के लिए किया जाता है। नंबर 6 पैराफिन, मोम। मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में को बनाने में पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जो मलहम हम प्रयोग करते हैं या घरों में मोमबत्ती जो यूज़ की जाती है, और सर्दियों में जो आप वैसलीन लगाते हैं, उन सभी को बनाने में पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है। इसी में अगला है बिटुमेन। आजकल जो आपने देखा होगा बच्चों, पहले सड़क निर्माण में कोल तार का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसमें नया एक पदार्थ जो है पेट्रोलियम पदार्थ बिटुमेन, उसका प्रयोग अधिक किया जाता है। बिटुमेन का प्रयोग पेंट एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। अगला हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वह है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्मी ईंधन है। इस मतलब यह भी हमें जीवाश्मों के द्वारा प्राप्त होता है। नंबर 2 इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा घरों में गैस पाइपलाइन की फिटिंग की जाती है। पीले रंग के पाइपों को आपने देखा होगा घरों में लगाया जाता है, जिनके द्वारा सरलतापूर्वक गैस को घरों तक पहुंचाया जाता है। नंबर 3 प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है, यानी कि इसे CNG कंप्रेसिव नेचुरल गैस के रूप में स्टोर किया जाता है। नंबर 4 यह एक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। आपने देखा होगा बच्चों कि आजकल कारों में, बसों में, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में प्रदूषण को कम करने हेतु CNG सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5 इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु तथा परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी
किया जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि कुछ कारों में और बसों आदि में भी CNG सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रदूषण कम करती हैं। इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है निर्माण वो कम होता है। नंबर 6, इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। पाइपलाइन के द्वारा इसे जो है घरों और कारखानों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग और भी सरल हो जाता है। ऐसी पाइपलाइनों का जाल आपको बड़ौदा यानी गुजरात के शहर और दिल्ली आदि में देखने को मिल सकता है। नंबर 7 बच्चों, प्राकृतिक गैस जो है भारत में प्रचुर मात्रा में है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में आदि में पाई जाती हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। बच्चों, जैसा कि हमने पाठ के प्रारंभ में शुरुआत में पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि जो हैं ये समाप्त होने वाले हैं। इनकी जो मात्रा है वो सीमित मात्रा है। इसी में कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। यह लाखों वर्षों में मृत जीवों के द्वारा ईंधन में परिवर्तित होते हैं। इनको जो है बनने में 100 से भी ज़्यादा वर्षों का समय लगता है और इनका हमारे पास अब एक सीमित भंडार है जो कुछ वर्षों तक ही चलने वाला है। इसके अलावा यह जलने से वायु प्रदूषण होता है, जिससे विश्व उष्णन होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए नितांत आवश्यक है कि हम इनका उपयोग कम करें, जिससे पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन का खतरा कम रहेगा और ईंधन भी लंबे समय तक रहेंगे। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। PCRA लोगों को यह गाइडलाइन देता है, यह बताता है कि गाड़ी चलाते समय किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, जिससे इन पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा। तो PCRA बताता है कि गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। हमें गाड़ी जब हम चलाते हैं तो हमें उसकी स्पीड का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक समान स्पीड में गाड़ी को चलाएं, जिससे कि पेट्रोल की खपत कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा। नंबर 2, यातायात लाइटों या जब आप प्रतीक्षा में हों तो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। जब हम ट्रैफिक लाइट को फॉलो कर रहे हैं या जब हम किसी की वेट कर रहे हैं, उस समय हमें अपनी वाहन को बंद कर देना चाहिए, जिससे कि जो है पेट्रोल की खपत कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा। नंबर 3, टायरों का दाब सही रखना चाहिए। टायरों में वायु का जो प्रेशर है वह हमेशा सही होना चाहिए, जिससे इंजन पर लोड कम पड़ता है और इंजन पर लोड कम पड़ने से पेट्रोल की खपत भी कम होती है, यानी ईंधन की खपत भी कम होती है, चाहे वह पेट्रोल हो या फिर बच्चों डीजल हो। नंबर 4, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। गाड़ी को हमें समय समय पर चेक करा लेना चाहिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि यदि हम गाड़ी की सर्विस नहीं कराएंगे तो उसमें ईंधन की खपत बढ़ जाएगी और ईंधन की खपत बढ़ने से जो है हमारे प्राकृतिक सोर्सेज जो हैं उनकी जो है खपत बढ़ने से जो हमारे पास जो उनका एक सीमित मात्रा में है वह धीरे धीरे घटता चला जाएगा और हमें एक समय ऐसा आएगा कि यह पदार्थ सब खत्म हो जाएंगे। तो हमें गाड़ी चलाते वक्त इन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग लिमिट में होगा और यह कुछ और अधिक वर्षों तक हम प्रयोग कर सकेंगे। तो बच्चों, अब हम अपने जो आज हमने पढ़ा उसको एक बार रिकॉल करते हैं। हमने आज जो पढ़ा वो था प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसमें 2 तरह के होते हैं। एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी कि जो प्रचुर मात्रा में हमारे पास हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। दूसरे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जैसे पेट्रोलियम गैसें, खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। आगे इसमें हमने बच्चों कोयले के बारे में जाना, कोयला कैसे बनता है। दूसरा, कोयले से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, जैसे कोक, कोलतार जो सड़क बनाने में काम आता है, कोयला गैसें जो
ईंधन के रूप में घरों और उद्योगों में काम आती हैं। नंबर 3, इस हमने जो पढ़ा पेट्रोलियम के बारे में कि पेट्रोलियम कैसे तैयार किया जाता है। आपने जाना कि समुद्री जीवों के वर्षों तक दबे रहने के कारण पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण होता है। पेट्रोलियम का परिष्करण हमने पढ़ा कि उसको कैसे अलग अलग प्रकार साफ किया जाता है। फिर पेट्रोलियम के संघटकों के बारे में हमने जाना कि वह कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एलपीजी जो घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। दूसरा पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, बिटुमेन जो आजकल सड़क बनाने के काम में आता है। इन सभी के बारे में हमने जानकारी ली। इसके अलावा पेट्रोलियम वो प्राकृतिक गैसों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें सीएनजी एक बहुत अच्छा ईंधन है, ये हमने आज जाना। बच्चों, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बना सकते हैं? क्या आपने इस चीज़ को पाठ को पढ़ने के बाद सोचा कि क्या हम प्रयोगशाला में इन चीज़ों को बना सकते हैं? तो बच्चों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह एक स्लो प्रोसेस है, यानी एक धीमा प्रक्रम है, बहुत धीमे से कार्य करता है। इनको बनने में परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। यह जो है बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा समय, लगभग हजारों वर्षों का समय लगता है, जो कि हम प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। इसलिए यह जो कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसें आदि जो हैं, यह हम मानव द्वारा इनका निर्माण नहीं कर सकते। यह एक प्राकृतिक संसाधन ही है, जो हमें धीरे धीरे एक लॉन्ग पीरियड के बाद प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, इसी से संबंधित आपको हम एक एक्टिविटी देते हैं, जो आप अपने घर पर कीजिएगा। उसमें आपको, क्योंकि कोरोना की बीमारी आप जानते हैं इस टाइम चल रही है और आप किसी से ज़्यादा मिलजुल नहीं सकते, लेकिन क्योंकि आपके पास फ़ोन की सुविधा है, तो फ़ोन के ज़रिए आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से या अपने रिश्तेदारों से पता कीजिए कि किन के घरों में ऊर्जा का उपभोग, जैसे कोयला, गैस, विद्युत, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि पिछले 5 सालों में इसकी खपत बढ़ी है या कम हुई है। यानी कि जो ईंधन है के रूप में उनके घरों में जो ऊर्जा के लिए उपयोग किए जाने वाले ये पदार्थ हैं, इनका जो उनके घरों में प्रयोग बढ़ा है या घटा है। यह पता लगाने के लिए आप 5 परिवारों पर सर्वे कीजिए और इसको अपनी कॉपी में आप सभी नोट करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में उनके घरों में ऊर्जा से संबंधित वस्तुओं का उपयोग बढ़ा है या घटा है। दूसरा बच्चों, आप एक और कार्य करेंगे कि आप भारत का मानचित्र अपनी कॉपी में बनाएंगे और उस मानचित्र में चिन्हित करेंगे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हमारे देश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उन स्थानों को आप उस नक्शे में चिन्हित करेंगे और दिखाएंगे कि जहाँ पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम लिखेंगे और उसको नोटिफाई करेंगे आप उस भारत के मानचित्र में। तो बच्चों, आज की जो कक्षा में आपने कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जाना कि ये सभी पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बच्चों, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हें हमें ध्यानपूर्वक खर्च करना चाहिए। इसलिए इनका जो हमें प्रयोग है वह भी ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ताकि हम अपनी संपदा को और अधिक वर्षों तक प्रयोग कर सकें। अब बच्चों, जो इस कार्यक्रम को देखने से रह गए हैं या जिन बच्चों का यह कार्यक्रम छूट गया है, वह इसे डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदीप चैनल YouTube पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।